In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all will be fine and enjoying good health. My dear student, in the previous lecture we had discussed about the Coulomb's law. Today we are going to discuss about fields of force. Fields of force क्या होता है? My dear student, previously हमने कूलम लॉ के बारे में पढ़ा. उससे पहले क्लासेस के अंदर हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा. ये दोनों लॉज, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ, हमें फोर्स के बारे में बताते हैं. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताता है, कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है. लेकिन ये दोनों लॉज हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस. सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मास टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये दोनों लॉज नहीं दे सके. अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस पर गौर करें, पहला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दिस फोर्सेस, द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टिल अननोन. क्योंकि हम ये तो बता सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेकिन हम फोर्स के ओरिजिन के बारे में नहीं जानते. साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत सा वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके. बट एज फार एज आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज कंसर्न, माइकल फैराडे डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बाय विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसमिटेड for one charge to another by giving the concept of electric field. What Michael Faraday said about the electric field? According to Michael Faraday, it is the intrinsic property of the nature that an electric field exists in a space around an electric charge. Michael Faraday क्या कहता है कि हर एक चार्ज कुदरती तौर पर खुद ब खुद अपने इर्द गिर्द एक रीजन, एक स्पेस क्रिएट कर लेता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है. फिर कोई और चार्ज वहां पर मौजूद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. कि जहां पर भी चार्ज मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी. इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं कि अगर एक बल्ब को हम कमरे के सेंटर में रोशन करते हैं तो बल्ब कमरे के चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाएगा, हर डायरेक्शन में उसकी रोशनी फैलेगी. इसी तरह जहां पर भी एक चार्ज मौजूद होता है वो हर तरफ, हर डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. क्यों? आप ये देख सकते हैं इस चार्ज के इर्द गिर्द बहुत सारे डॉट्स मौजूद हैं. ये जो डॉट्स हैं ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं. लेकिन आप ये देख सकते हैं कहीं पे डॉट्स कम हैं, कहीं पे डॉट्स ज़्यादा है. डॉट्स की जो डेंसिटी है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है. जहाँ पर डॉट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पर डॉट्स की डेंसिटी कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वीक होगी. आप ये देख सकते हैं कि इस चार्ज के गिर्द डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा है. इसका मतलब है इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है. लेकिन अगर आप चार्ज से थोड़ा दूर जाएँ, इस जगह पर देखें तो डॉट्स की डेंसिटी कम हो रही है. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो. अगर इससे आप थोड़ा और दूर जाएं, यहाँ पर आए तो आप देखिए डॉट्स की डेंसिटी और भी कम होगी. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और भी वीक होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जिस तरह डॉट्स की डेंसिटी बढ़ती जा रही है उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है. और जिस जिस तरह डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है उस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है. लेकिन माइकल फैराडे ये कहता है कि एक सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को शो नहीं कर सकता. हम ये नहीं बता सकते कि एक सिंगल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं.
या मौजूद है तो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, किस हद तक वीक है, किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग है, किस पॉइंट पर वीक है, कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, कहाँ तक वीक है। तो माइकल फेराडे ये कहता है कि इसके लिए हमें एक और चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। वो चार्ज क्या करेगा? वो चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को शो करेगा। अब हमने क्या किया, हमने उस चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा लिया, क्यू नॉट। एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट क्यू नॉट चार्ज मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल so that it may not distort the field which it has to be measured। कि चार्ज क्यू नॉट लाजमी तौर पर बहुत ही स्मॉल होना चाहिए ताकि इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर सके, चेंज ना कर सके, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना ला सके। तो इसी वजह से चार्ज बहुत ही स्मॉल होगा। जब हम इस स्मॉल टेस्ट चार्ज को चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये चार्ज क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिस तरह चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज क्यू के करीब जाता रहेगा उस तरह उतनी ही ज्यादा चार्ज क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती रहेगी। और जिस तरह ये चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज क्यू से दूर जाता रहेगा उतनी ही वीक इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगती रहेगी। अब चूंकि चार्ज क्यू और चार्ज क्यू नॉट दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दिमाग रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट हो। और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है? आउटवर्ड। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्या शो किया हुआ, डायरेक्शन इसकी आउटवर्ड शो की। अब ये जो चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम उस फोर्स को कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, F will be equal to क्यू नॉट E। अब यहाँ पर E क्या है? E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि इस चार्ज क्यू नॉट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, उसकी शिद्दत कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है, वो उसकी इंटेंसिटी का बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज क्यू नॉट जितना इस चार्ज क्यू के करीब होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जितना ये चार्ज हमारे पास जो है, जितना ये चार्ज क्यू नॉट इस चार्ज से दूर जाएगा उतनी ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और उसकी जो इंटेंसिटी है उतनी ही वीक होगी। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज क्यू नॉट के ऊपर चार्ज क्यू जो फोर्स लगा रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन पर कूलम। इसका एक और भी यूनिट है जो कि हमारे पास है वोल्ट पर मीटर, कि हम इसको जो है आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, बोर्ड के पेपरों के अंदर भी काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रूव दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये देखें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। अब जैसा कि एक बात ध्यान में रखना है आपने माय डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ताल्लुक सिर्फ इस चार्ज क्यू से है, क्यू नॉट से नहीं है। तो क्यू नॉट सिर्फ टेस्ट चार्ज है, ये सिर्फ इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि आया इस चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है भी या नहीं है, कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमने बकायदा इस प्रूफ की मदद से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू। तो चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? E विल बी इक्वल टू F और क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पर F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलम्बिक फोर्स भी हम इसे कहते हैं, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके, इसकी फार्मूला हम ड्राइव कर चुके, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 हमारे पास किससे इक्वल है? Q के इक्वल है। Q2 किसके इक्वल है? क्यू नॉट के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। यहाँ पर हमारे पास F की वैल्यू आ गई। अब इस F की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इन द एंड जो रिजल्ट आया आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्ज क्यू है, क्यू नॉट नहीं है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो चार्ज क्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यू नॉट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और
जैसा कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हमने ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी की हुई। अब चूंकि चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्यू से क्यू नॉट की तरफ, ये आर यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। किसी भी चीज को फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म लाजमी होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें माइकल फैराडे ने मैकेनिज्म दिया इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट माइकल फैराडे सेड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से उसको हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, दूसरा वेरियस पॉइंट पर उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, और इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितने स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है उसके बारे में बताता है। इसी वजह से हम कहते हैं इसे लाइन ऑफ फोर्स। अब हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को बता सकते हैं। हमने मिसाल के तौर पर एक चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे टेस्ट चार्ज हमने रख दिए, क्यू नॉट से हम डिनोट कर रहे हैं, तमाम के तमाम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज है, और तमाम के तमाम टेस्ट चार्ज का जो फासला है चार्ज क्यू से वो इक्वल है, देख सकते हैं। अब ये चार्ज क्यू भी पॉजिटिव है, चार्ज क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हुए, इसका मतलब है आपस में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी, और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटवर्ड। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए लिखता है डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है, अब रेडियल लफ्ज निकला रेडियस से। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास अगर आप गौर से देखें सर्कुलर बन रही है, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन रही है। और यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट का जो फासला है क्यू से हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है और सर्कुलर बन रही है, इसी वजह से हम इसको रेडियल कहते हैं। हमें पता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो फासला है रेडियस कहलाता है। अब यहाँ से चार्ज क्यू का क्यू नॉट का जो फासला है तो क्यू का क्यू नॉट से वो भी सेम है, हर एक पॉइंट के ऊपर सेम और सर्कुलर है, इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो रेडियल है और उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो किया हो, एक लाइंस की मदद से शो किया हो। अब देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास आउटवर्ड, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इस वजह से हमारे पास जो है रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रही है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बजाय नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अब इसके इर्द गिर्द तो सारे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हैं लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। और याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जब भी हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड इसकी डायरेक्शन हमारे पास है। अब यहाँ से हमें एक और भी कंसेप्ट मिलता है कि नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर हम इन लाइंस के दरमियान में कोई भी एरिया रखते हैं, कोई भी वेक्टर एरिया रखते हैं, अब जितनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट करेगी। अब यहाँ पर मैंने बेटा एक बात आपको पहले बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम डायरेक्शन भी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। डायरेक्शन तो हम देख ली, अब स्ट्रेंथ के बारे में कैसे बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में जो स्पेस है वो उसकी स्ट्रेंथ को शो करती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में स्पेस कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में स्पेस ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। आप देख सकते हैं इस चार्ज के करीब यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसका मतलब है यहाँ पर
स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इस पॉइंट पर आ जाए, हमारे पास स्पेस बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। इस पॉइंट पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास स्पेस और बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होगी। अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वीकेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड लाइंस के दरमियान में फासला है वो बहुत ज्यादा। अब वो क्या कहता है कि अगर हम इन लाइंस के दरमियान में कोई वेक्टर एरिया रखते हैं, अब उस वेक्टर एरिया में से कितनी लाइंस पास करेंगी ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं वेक्टर एरिया को यहाँ पर रखता हूँ, इस पॉइंट पर चार्ज के बहुत करीब, तो ज्यादा लाइंस पास करेंगे इसके अंदर से। अगर मैं इसी वेक्टर एरिया को बिल्कुल एंड पे रखता हूँ तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। ठीक है, मीन जितना चार्ज के क्लोज आप कोई भी एरिया वेक्टर एरिया को रखेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस एरिया में से। जितना आप चार्ज से दूर लेके जाते रहेंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से पास आउट करें। क्या डियर स्टूडेंट, क्लियर हो ये वाला पॉइंट? ये पॉइंट हमारे पास जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये तो हमारे पास सिंगल चार्ज से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम दो चार्जेस लें, लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्ज सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हमें पता है सेम नेचर के चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इन सेम नेचर के चार्जेस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो हमारे पास कर्व बनेगी। आप देख सकते हैं कर्व की शक्ल में बन रही है, क्योंकि ये रिपेल कर रही है, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल कर रही है। और इस सेम चार्ज की आपस में इंटरेक्शन की वजह से एक ऐसी फील्ड जनरेट हो जाती है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होती। उस फील्ड को हम कहते हैं जीरो फील्ड, जीरो फील्ड लोकेशन भी कहा जा सकता है, या उसको न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, अब इनके दरमियान में ये वो पॉइंट है जहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी हम वेक्टर एरिया रख दें तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आउट नहीं करेगी, जब भी हम इसको कहते हैं इट इज अ जीरो फील्ड स्पॉट, या सब न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जीरो है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन है, इसका कंसेप्ट आगे जाके हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है और एक न्यूमेरिकल भी है, वहां पर भी इस्तेमाल होगा, तो उसको हम आगे जाके भी इसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं जो अपोजिट नेचर के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अब मैंने आपको पहले बताया था स्टार्ट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव से निकली है और नेगेटिव पे एंड हुई है, ये हमने डायरेक्शन भी शो की है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शक्ल बन जाएगी। अब यहाँ पर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बड़ा इजी तरीका है। हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएं, आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। हमने क्या किया हुआ है, पहले हमने पॉइंट 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई, हमने क्या किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर। फिर कहा गया पॉइंट 2 के ऊपर बताएं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर दिया। फिर पॉइंट 3 के ऊपर बताएं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर। हर एक लाइन के ऊपर हम किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक लाइन के ऊपर जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो सिंगल होगी, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन बताएं, तो क्या करेगा, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर। ठीक है, हर एक लाइन के ऊपर आप डायरेक्शन बता सकते हैं बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट लास्ट जो है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर की शक्ल में कोई मौजूद हो, आप देख सकते हैं दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हमारे पास मौजूद है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब जो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि उनके दरमियान में जो लाइंस के दरमियान में स्पेस होती है वो इक्वल होती है। देखिए ये इक्वल स्पेस, आप वेक्टर एरिया को एक वेक्टर एरिया यहाँ रख दें, एक वेक्टर एरिया यहाँ रख दें, उसके अंदर इक्वल लाइंस पास आउट करें। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये है कि जिस तरह आप एंड की तरफ जा रहे हैं, आप ये देखिए लाइन में बेंड होना शुरू हो। ठीक है, अब ये जो फील्ड है
जो कि पैरेलल प्लेट्स की एंड पर बन रही है, इसको कहते हैं फ्रिंज फील्ड। क्या कहते हैं? फ्रिंज फील्ड कहते हैं। फ्रिंज फील्ड क्या होता है? फ्रिंजिंग इज अ बेंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नियर द एज ऑफ द पैरेलल प्लेट, कि जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल प्लेट्स की एज की तरफ जाती रहेंगी, उसके अंदर हमारे पास जो है बेंड आता रहेगा। अब आप देखें बेंड क्यों आएगा? बेंड आने की रीजन क्या है? क्योंकि जब वो उसके एज की तरफ पहुंचेगी, उसके ऊपर ज्यादा चांसेस होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसी वजह से उसके अंदर बेंड क्रिएट होता है। अब चूंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिट नेचर के हैं। अगर ये लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? इसको अपनी तरफ खींच लेगी। यहाँ पर वो इस डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ खींच। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स कैपेसिटर मौजूद हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करें, तो उसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी। जिस तरह हम उसके एज की तरफ मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बेंड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम एंड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं किसी और डायरेक्शन में भी मूव करने की। ठीक है, और इस फील्ड को जो कि एंड पे क्रिएट होती है पैरेलल प्लेट्स के, हम कहते हैं फ्रिंज फील्ड। ठीक है, और इस इफेक्ट को कहा जाता है ब्लिजिंग इफेक्ट। क्या कहा जाता है? ब्लिजिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये बात क्लियर होगी। लास्टली हम इसको समराइज करते हैं बाय डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। सेकंड, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, जिस पॉइंट पर आपसे कहा जाएगा डायरेक्शन बताएं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर लें, वो टेंजेंट उसकी डायरेक्शन शो करेगा। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको अभी एक फिगर के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हमने उसकी डायरेक्शन बताई, वहां पर टेंजेंट ड्रा करते हुए। तीसरा पॉइंट क्या है? लाइन्स आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, लाइन आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। वो कैसे बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में स्पेस से पता चलता है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाती रहेंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी वो वीक होती है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। This is because electric field has only one direction at a given point. If line cross, electric field would have more than one direction. एक बात ज़हन में रख के, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती, क्रॉस कर ही नहीं सकती। क्यों? कि अगर वो आपस में क्रॉस करेंगी तो एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज्यादा डायरेक्शन उसकी हो सकती है, जो कि फिजिकली इनकरेक्ट है, पॉसिबल नहीं। मसलन अगर वो लेट्स सपोज हमारे पास क्रॉस कर रही है, तो जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही है उसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन हो सकती है, जो कि फिजिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है, फिजिकली इनकरेक्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास है, हम एक गिवन, अगर लाइन एक गिवन पॉइंट के ऊपर, हमारे पास उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इसका आंसर यही है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जिस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही होंगी, वहां पर उसकी डायरेक्शन एक से ज्यादा भी हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिकली इनकरेक्ट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके हमने फील्ड ऑफ फोर्स के बारे में भी डिस्कस किया, और उसके बाद हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कस किया। माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट पूछना हो, माय डियर स्टूडेंट आप उसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम इसको जो है वो डिस्कस भी करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।